हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। तो इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति के लिए भी व्यंजक निकाला है, तो देखते हैं अब निरक्षीय स्थिति के लिए कैसे करना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले तो आपको एक चुंबकीय द्विध्रुव बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो हमने चुंबकीय द्विध्रुव इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले तो चुंबकीय द्विध्रुव ही बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव हो गए। अब इसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसकी लंबाई जो है वो होती है 2L। तो हम यहाँ पे इसकी लंबाई लिख लेते हैं 2L। अब अगर हम इस साइड जाते हैं यहाँ पे, तो ये कहलाती है अक्षीय स्थिति, और अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो हमें चलना है ऊपर की ओर। तो इसके मध्य बिंदु, यहाँ पे हम जो मध्य बिंदु है इसे हम O मान लेते हैं। यहाँ पे हम छोटी राइटिंग में लिख देते हैं O। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये हम R दूरी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे R लिख लिया। अब इससे R दूरी पर हमने ये इस वाले पॉइंट पर एक बिंदु P ले लिया है, और इसी बिंदु P पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, उत्तरी ध्रुव के कारण भी हम तीव्रता निकालेंगे और दक्षिणी ध्रुव के कारण भी तीव्रता। तो भाषा कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाषा उसी तरीके से लिखना है, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे कि चित्रानुसार यहाँ पे NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो हमने इस तरीके से लिखा। आगे लिखेंगे जिसकी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई 2L है, और इतना लिखने के बाद हम इसकी ध्रुव प्रबलता m मान लेंगे। तो लिखेंगे तथा द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे। अब हमने द्विध्रुव के बारे में लिख लिया है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव है इसके बारे में हमने लिख लिया है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आगे आने वाली भाषा में हम लिखेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या लिखना है बताइए, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तो यही लिखते हैं इसके मध्य बिंदु O से, ये है ना मध्य बिंदु O। तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पूरे द्विध्रुव के कारण हम यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, पहले उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद हम दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। अब यहाँ पे जो बिंदु P है, तो इसे हम उत्तरी ध्रुव मान के चलेंगे, तो तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई भी दूसरा जो ध्रुव है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें या बिंदु ले लें, और यहाँ पे भी एक बिंदु ले लेते हैं, तो क्या होगा, इस पर तीव्रता जो होगी वो ऐसे हम लाइन खींचेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो n, और यहाँ पे हम बिंदु P को उत्तरी ध्रुव मान के चलेंगे, क्योंकि सारी स्टडी हम उत्तरी ध्रुव के रूप में करते हैं। तो इसके क्षेत्र में हम कोई उत्तरी ध्रुव लाएंगे यदि,
तो एन में होगा प्रतिकर्षण, तो इस पर ऊपर की ओर चुंबकीय बल लगेगा, ये ऊपर की ओर इस तरीके से। लेकिन हम इसकी अक्षी अगर हम यहाँ पे बना दें, यहाँ पे हमने जैसे ये बना है ना चुंबकीय द्विध्रुव, वैसे ही हमने यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन खींची, ये देखिए, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे थीटा है यदि, तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा। तो अब यहाँ पे इसके दो घटक हो जाते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन है, पहली डायरेक्शन ऊपर की ओर है और ये साउथ जो है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये फिर दक्षिणी ध्रुव के कारण भी हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो चित्र पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम भाषा देखेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव को भी इससे मिला देते हैं बिंदु P से, ऐसे मिला दिया तो होगा क्या कि ये बिंदु P में जो यहाँ पे बिंदु P है इसको हम उत्तरी ध्रुव मान के चलेंगे, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी ये इस तरफ आएगा। तो इस पर जो तीव्रता होगी वो कैसी होगी, नीचे की ओर होगी, इस डायरेक्शन में। तो पहले वाली तीव्रता जो है इसे हम B1 मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, और ये जो दूसरी तीव्रता है इसे हम B2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और बिंदु P पर भी हम नॉर्थ पोल मान के चल रहे हैं। तो N और N में होगा प्रतिकर्षण, तो ये ऊपर की ओर, इसलिए B1, और जबकि साउथ और N में यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में यानी नॉर्थ में क्या होगा, आकर्षण, तो ये नीचे की ओर आएगा, तो तीव्रता B2 नीचे की ओर है। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, तो जहाँ पे ये थीटा बना हुआ है B1 के केस में देखिए केवल उत्तरी ध्रुव के लिए, तो यहाँ पे, तो जहाँ पे थीटा बनता है मैंने आपको बताया है वहाँ पे कॉस थीटा होगा, और चूँकि B1 के लिए है इसलिए हो जाएगा B1 कॉस थीटा। तो इसके अपोजिट में यहाँ पर भी एक कॉर्नर बनेगा, इसके दो घटक होंगे, समकोणिक घटक बोलते हैं जिन्हें, तो यहाँ पे समकोण बनना चाहिए। तो देखिए एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, तो यहाँ पे बना B1 कॉस थीटा, तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, B1 साइन थीटा। कैसे पता चला, फिर से देखिए, यहाँ पे थीटा बना तो संगत कोण यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बना तो जहाँ पे थीटा बनता है वहाँ पे कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा B1 कॉस थीटा, तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा, और ये हो गया B1। इसको समझिए, यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो एकांतर कोण देखिए ये जेड आकृति का कोण, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा नीचे की ओर। तो B2 के लिए ये वाली जो अक्ष है ये हो जाएगी B2 कॉस थीटा, क्योंकि जहाँ पे थीटा बनता है वहाँ पे कॉस होगा, तो इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, B2 कॉस थीटा। और नीचे जो ये वाली उसकी अक्ष है, ये देखिए ये समकोण बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, B2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B2 साइन थीटा। और इसको हमने विद्युत वाले केस में, जब हमने विद्युत द्विध्रुव रखा था और निरक्षीय स्थिति में करवाया था, तो वहीं पे यही चीज़ की थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बताया है, ताकि क्योंकि आप निरक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़ चुके हैं तो इसको आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे करना है। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया है। और जैसे वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं यदि थोड़ा सा भी बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले इसको स्टडी कर लिया है कि कैसे ये थीटा आते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हमने चित्र बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, भाषा में हमने कहाँ तक लिख लिया था, बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर हम दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी ध्रुव से, तो हम हेडिंग लगाएंगे, उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्तरी ध्रुव के कारण और दक्षिणी ध्रुव के कारण भी निकाल ली है। तो पहले वाली तीव्रता को हम B1 मान लेते हैं, और तीव्रता का फॉर्मूला आपने पता है, μ0/4π इंटू और ध्रुव प्रबलता बटे दूरी का वर्ग। ध्रुव प्रबलता m है और दूरी कितनी है उत्तरी ध्रुव से बिंदु P तक की, तो उत्तरी ध्रुव से बिंदु P तक की दूरी NP ही मान लेते हैं। ये देखिए N से लेके P तक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NP²। यहाँ पे अब डायरेक्शन बताना है, तो देखिए n और यहाँ पे बिंदु P पर जो उत्तरी ध्रुव है वो भी n ही हम मान के चल रहे हैं। तो n में प्रतिकर्षण होगा ऊपर की ओर, डायरेक्शन है B1 की, तो n से P दिशा में, तो NP वेक्टर दिशा में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NP वेक्टर दिशा में। अब चूंकि हमें NP का मान चाहिए तो आगे हम बढ़ेंगे NP का मान निकालने के लिए। तो NP एक, अगर हम समकोण त्रिभुज देखें, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कौन कौन से त्रिभुज, देखिए PON और दूसरा त्रिभुज है POS। तो NP का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज लेना होगा समकोण त्रिभुज PON में, क्योंकि यहाँ पे समकोण है। तो ये समकोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और यही हमें ज्ञात करना है NP। तो हम त्रिभुज लेंगे PON में, तो क्योंकि हमें NP ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे समकोण त्रिभुज PON में। अब इसमें देखिए कर्ण ये हो गया NP, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा ये R, देखिए ये दूरी कितनी है R, और आधार हो जाएगा ये 2L है, तो ये LL में बट जाएगा क्योंकि O मध्य बिंदु होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी R का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी L का वर्ग। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि NP का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर अब जो NP वर्ग का मान आया है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमें फाइनली B1 कितना मिलेगा, μ0/4 इंटू स्मॉल m बटे R² प्लस L², हमने लिख दिया। अब इसे हम बना देंगे समीकरण 1। तो ये था उत्तरी ध्रुव के कारण। इसी तरीके से हम दक्षिणी ध्रुव के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से हेडिंग लगाई। अब तीव्रता चूँकि उत्तरी ध्रुव के लिए B1 मानी थी तो दक्षिणी ध्रुव के लिए हम B2 मान लेंगे और लिखेंगे μ0/4 इंटू ध्रुव प्रबलता बटे दूरी का वर्ग। अब दक्षिणी ध्रुव से दूरी कितनी है बिंदु P तक की, देखिए दक्षिणी ध्रुव से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, SP। तो हम लिखेंगे SP का वर्ग, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फिर से हमें SP का मान निकालना है। यहाँ पे डायरेक्शन और बता देते हैं, SP जो B2 है वो किस डायरेक्शन में है, तो B2 है PS डायरेक्शन में। भले ही हमने दूरी SP लिखी है लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो वो किस, तो P से S की ओर है। देखिए तीर का चिन्ह कहाँ है, P से S की ओर। तो जो सदिश रूप में हम जब यहाँ पे लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो तीव्रता है B2, वो दूरी भले ही SP लिखी है लेकिन डायरेक्शन चित्र में दिख रही है PS वेक्टर दिशा में, तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया PS वेक्टर दिशा में। अब SP जो दूरी है, SP² का मान निकालना है। तो फिर से अब इस बार हमें ये वाला त्रिभुज लेना होगा। देखिए ये वाला POS में, तो SP² का मान कैसे आएगा, ये कर्ण है SP, क्योंकि जैसे समकोण इस तरफ बना था हमने NP² का मान निकाला था, यहाँ पे भी समकोण बनेगा। तो समकोण के सामने की बजाय ये कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो R वर्ग धन L वर्ग ही होगा SP का वर्ग। तो हम डायरेक्ट पहले तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज POS में, यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो SP² का मान आएगा वो वही आएगा जो पहले आया था, R वर्ग यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी L का वर्ग। और ये चित्र में भी आप देख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी R का वर्ग और आधार का वर्ग यानी कि L का वर्ग। तो अब हम ये मान रख देंगे इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना B2 बराबर μ0/4 इंटू स्मॉल m बटे SP² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R वर्ग प्लस L²। इसे बना देंगे समीकरण 2। अब यदि ध्यान से देखें तो तीव्रता समीकरण 2 बनने के बाद तीव्रता B1 के भी 2 घटक हैं और तीव्रता B2 के भी 2 घटक हैं, तो इन्हें हमें लिखना होगा।
तो B1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीव्रता B1 को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर। तो क्षैतिज घटक कॉस था इसमें चित्र में, जैसे कि आपको पता है। तो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो क्या है B1 sin थीटा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्षैतिज है B1, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की ओर है जो B1 sin थीटा। अब इसी तरीके से जैसे B1 के लिए लिखा है वैसे B2 के लिए लिख लीजिए। तीव्रता B2 को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक होंगे ये भी, तो वैसे ही लिखना है। क्षैतिज घटक क्या होगा B2 cos थीटा, बस B1 की जगह पर B2 कर दीजिए। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा बताइए B2 sin थीटा। चित्र में आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये B2 का ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, नीचे की ओर जो है ये यानी बाई अक्ष पे है। तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद यदि चित्र में देखा जाए, फिर से मैं आपको चित्र बता देता हूँ। यदि चित्र में देखें तो B1 sin थीटा और ये देखिए B2 sin थीटा। B1 sin थीटा ऊपर की ओर है और B2 sin थीटा नीचे की ओर है। और अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो जितना B1 का मान आया है उतना ही B2 का आया। देखिए ये B2 का मान है और यहाँ पे ये B1 का है। पहले B1 का मान देखिए μ0/4 m/r वर्ग धन l वर्ग है ना, ये और उतना ही ये है μ0/4 m/r वर्ग धन l वर्ग, उतना ही B1 है उतना ही B2 है। तो इसका मतलब है कि ये साइन थीटा B1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और B2 साइन थीटा नीचे की ओर है। तो B1 B2 के मान तो बराबर हैं, तो इसमें होगा क्या कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा परस्पर बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, जैसा हमने विद्युत में किया था। तो क्या लिखना है कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। बस ये लाइन और यहाँ पे हमें लिखनी होगी। तो हम लिख लेते हैं B1 साइन थीटा एवं B2 साइन थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद यदि हम चित्र में देखें तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इसके आगे हम भाषा में थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे मतलब भाषा, और ये लिखेंगे कि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो हमने लिख लिया तथा B1 cos थीटा एवं B2 cos थीटा परस्पर एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता B बराबर होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। दोनों cos वाले जो घटक हैं उनको जोड़ देंगे। लेकिन हमें मालूम है कि B1 और B2 बराबर हैं, यानी जितना B1 का मान है समीकरण 1 से देखेंगे तो उतना ही B2 का मान है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि B2 की जगह पर हम B1 लिख सकते हैं। तो B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा फिर से आ जाएगा। क्यों? चूँकि हमें मालूम है कि B1 बराबर B2 है समीकरण 1 व 2 से। तो जब समीकरण 1 व 2 से हमें मालूम है कि जितना B1 का मान है उतना ही B2 का है,
तो b2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b1। b2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, b1। तो आगे हमें क्या मिलेगा, एक b1 cos थीटा और एक और b1 cos थीटा, तो टोटल हो जाएगा 2 b1 cos थीटा। आगे बढ़ेंगे, b बराबर 2। b1 का मान हम रख देते हैं, b1 का मान कितना है, आइए समीकरण 1 से देख लेते हैं। ये है समीकरण 1 में b1 का मान μ0/4 m/r वर्ग धन l वर्ग। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, μ0/4 इंटू m/r वर्ग धन l वर्ग। और इसके बाद b1 का मान तो हो गया, अब आगे आएगा cos थीटा। अब हमें cos थीटा का और मान निकालना है। तो चलिए cos थीटा के लिए हम उसी समकोण त्रिभुज में चलेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पे समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, हमें cos थीटा निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, हमने ले लिया PON में। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PON में, क्योंकि हमें cos थीटा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज PON में cos थीटा का सूत्र लगा देते हैं। cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में। तो अब चित्र में ये बस देखना है कि आधार क्या है, कर्ण क्या है। PON में आधार है L और कर्ण है हमारा, यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा NP है और हमें NP वर्ग का मान तो मिल चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो NP वर्ग का मान हमने क्या निकाला था, R वर्ग धन L वर्ग। लेकिन हमें cos थीटा के मान के लिए हमें चाहिए ओनली NP, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो जब NP वर्ग का मान कितना निकाला था हमने, पाइथागोरस लगा के R वर्ग धन L वर्ग, ये निकाला था। तो NP अकेले का मान कितना होगा, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये समझ लेना है कि NP अकेले का मान कितना होगा, R वर्ग धन L वर्ग अंडर रूट R वर्ग धन N वर्ग, यहाँ पे। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर, आधार हमारा L है और कर्ण है अंडर रूट R वर्ग धन L वर्ग। ये देखिए, अब cos थीटा का मान भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो b बराबर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। मान रखने पर तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, b बराबर, फिर क्या है 2 गुणित μ0/4 इंटू m बटे R वर्ग धन L वर्ग। इसके बाद cos थीटा का मान क्या है, L बटे अंडर रूट R स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब देखिए R वर्ग धन L वर्ग पर कुछ की घात नहीं है तो 1 की मानी जाती है, और अंडर रूट का मतलब होता है आधे की घात, यानी 1/2 की घात। तो b बराबर 2 गुणित μ0/4 इंटू m, यहाँ पे m का गुणा हम l में ही कर देते हैं, ml हो गया, बटे R वर्ग धन L वर्ग पर कोई भी घात नहीं थी तो 1 की मानी, लेकिन R वर्ग धन L वर्ग यहाँ पर भी अंडर रूट है। तो इसका मतलब होगा कि R वर्ग धन L वर्ग पर, इसको थोड़ा रफ में देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है R वर्ग धन L वर्ग पर 1/2 की घात। 1 की घात ये है और 1/2 की घात ये है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितनी होगी, तो हम जोड़ लेते हैं 1 की घात प्लस 1/2 की घात। तो LCM से 2 एकम 2 प्लस 1/2, 2 और 1 कितना हो गया 3/2। लघुत्तम लेंगे इसका तो कितना होगा, या फिर 1 और आधा 1.5 होगा ना, 1.5 को गणित में कैसे लिखते हैं 3/2। तो R वर्ग धन L वर्ग पर 3/2 की घात, ये हो गया। 1 की घात और आधे की घात को जोड़ लिया, तो कैसे जोड़ा, 1 की घात प्लस आधे की घात, तो इसके बटे कुछ नहीं 1 कर लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक बार गया 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया 3/2। एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 को अंदर कर लेते हैं, तो b बराबर कितना मिलेगा, μ0/4
ये पाई बना है, 2 को अंदर कर लिया तो हो गया 2ml बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2। अब यहाँ पे 2ml को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M लिख सकते हैं, तो इसको हटा के हम कैपिटल M लिख लेते हैं। तो μ0/4 इंटू कैपिटल M बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमने, और इसके ऊपर कितने की घात, 3/2। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, टेस्ला, तो ये टेस्ला में आ गया। अब यदि एल आर की तुलना में कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो एल को हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल छोटा है, बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो एल को नगण्य मानने पर, यानी कि इसे ना के बराबर मानने पर, तो क्या होगा, एल को हटाएंगे तो इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे देखिए एल को हटाएंगे तो इसी फॉर्मूले में क्या बनेगा, b बराबर μ0/4 इंटू कैपिटल M। एल को हटाएंगे तो आर वर्ग के ऊपर 3/2, तो आर वर्ग के ऊपर कितने की आएगी, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर के ऊपर 3 बचेगी। तो फाइनली यही फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0/4 इंटू कैपिटल M बटे आर पर कितने की घात, 3, तो ये b के बराबर आएगा। और टेस्ला, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और यही चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आप इसको एक बार कर लीजिए। और मैंने नॉर्मल तरीके से इसलिए समझाया है क्योंकि आप इसे निरक्षीय स्थिति को विद्युत द्विध्रुव में कर चुके हैं, तो वही सब चीज़ें हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ जहाँ पे P आता था वहाँ पे M आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये पहला पन्ना है, देखिए ये चित्र बनाना है सबसे पहले, इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये भाषा लिखनी है और उसके बाद ये लिखना है समीकरण 1 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया था तो ये लिखना है। इसके बाद ये देखिए समीकरण 2 आ गया, फिर ये लिखना है। फिर तीव्रताओं को घटकों में विभाजित किया था, फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया था कि कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन जुड़ रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया था। इसके बाद यहाँ पे ये परिणामी तीव्रता हमने निकाली थी, तो ये भी आपको लिखना है। फिर हमने cos थीटा निकाला तो यहाँ पे उसका मान रखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे फाइनल हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू।